थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आज आपने रियली में जो ना शिष्य के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है गुरुजी। आप श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र के मंच पे आए और आपने टाइम दिया गुरुजी। रियली में आपके बारे में सुना था मैंने कि सर बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार की ईगो नहीं, और कई सालों से लगातार मैं आपको फॉलो कर रहा हूं सर। और आज ये आपने बिल्कुल सत्य साबित किया है कि आप यहाँ हमारे मंच पे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं सर। और आप पिछले 35 से ज़्यादा साल हो चुके हैं सर इस फील्ड के अंदर काम करते हुए। तो हमारे व्यूवर्स सर आपसे जानना चाह रहे हैं आपकी इस जर्नी का, कि आप एक मिडिल परिवार के अंदर जो ना आपने शुरुआत किया सर, और मिडिल परिवार के अंदर स्टार्टिंग करने के बाद में आप इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आए सर। ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर कैसे आपने एंट्री किया वो हम जानना चाहते हैं। और पूरे विश्व के अंदर, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, 40 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर सर आपने ट्रेनिंग दिया है। इवन हिंदुस्तान का अगर कोई माइंड पावर ट्रेनर का नाम आता है तो सर आपका नाम लिया जाता है पूरे विश्व के अंदर, कि सबसे पुराने, सबसे एक्सपीरियंस और सबके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले डॉक्टर अड़िया जी हैं। और आज कई सारे ट्रेनर सर आपकी वजह से बिलियन जो ना डॉलर के अंदर कमा रहे हैं। तो वही आशीर्वाद सर हम भी चाहेंगे कि हमारे को मिले। आपकी आशीर्वाद हमारे को मिलेगा तो सर निश्चित रूप से हम भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो गुरुजी, एक बार हमारे सारे व्यूवर्स ये जानना चाह रहे हैं कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से सर स्टार्टिंग किया। मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी हमारे व्यूवर्स जानना चाह रहे हैं कि सर कहाँ से स्टार्टिंग किया, किस प्रकार से आपकी बचपन की जर्नी रही सर लाइफ की। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। मेरी बचपन की जर्नी तो बहुत लंबी है। जैसे मैं अभी 73 ईयर्स का हूँ, तो ये शॉर्ट में डिस्क्राइब करना मुश्किल होगा, मगर आज से बहुत साल पहले 1951 में मैं वाकानेर करके एक छोटा सा शहर है राजकोट के पास, वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। फादर मदर एक लोअर मिडिल क्लास के थे। हमारी वाकानेर रेलवे स्टेशन पे दुकान थी कटलरी हॉजियरी की, रेलवे ओके स्टेशन पे फादर चलाया जी करते थे। और बैकवर्ड एरिया था, तो मेरे फादर को चिंता थी कि मेरे बच्चे यहाँ बड़े होंगे तो अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। फिर उन्होंने शिफ्ट किया वाकानेर के मेन सिटी में। ये पहला वाला स्टेशन के पास था घर। और वहाँ पे मैं 6 स्टैंडर्ड तक पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ पे तालुका शाला ऐसा बोलते हैं, तालुका जी जी स्कूल में जो गवर्नमेंट के होते हैं, गुजराती मीडियम में। 12 साल का था तब तक मैं वहीं पे था। उसके बाद मैं राजकोट शिफ्ट हुआ। मेरे फादर ने सोचा कि अभी बड़े सिटी में जाएंगे तो कुछ पढ़ने का अच्छा रहेगा, और मेरे फादर को हमेशा बच्चे पढ़े उसका एक शौक रहता था कि मेरे बच्चे पढ़े। जी जी तो गुरुजी। राजकोट शिफ्ट हुए। राजकोट में भी मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही गुजराती मीडियम में पढ़ा। तब 11+2+ मेडिकल ऐसा था, तो मैं 11 तक किया। बाद में मैंने वहाँ की साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया, राजकोट की प्री यूनिवर्सिटी साइंस बीएससी। ऐसे 2 साल करने पड़ते हैं। जब पंकज उदास मेरा क्लासमेट रहा था, फिर करने के बाद 2 साल यानी इंटर साइंस करने के बाद मैं मेडिकल में एडमिशन लिया। मेरी मेडिकल कॉलेज थी महाराष्ट्र में, वर्धा करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां से थोड़ा दूर सेवाग्राम आश्रम है। गांधी जी के इंडिया में 2 आश्रम थे, एक साबरमती एक सेवाग्राम। उसका इतिहास सबको पता है कि गांधी जी दांडी कूच के लिए निकले थे, तब कसम खा के निकले थे कि जब तक आजादी नहीं मिलेगी तब तक मैं अहमदाबाद वापस नहीं लौटूंगा। ऐसा करके उन्होंने साबरमती आश्रम को छोड़ा था। फिर बजाज फैमिली ने उनको वहाँ जमीन दी, वर्धा में। बजाज फैमिली वर्धा से है, और जी वहाँ जी उन्होंने गुरुजी। सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की वहाँ पे। और जी फिर गुरुजी। आजादी मिलने के बाद वापिस आए। गांधी जी वहाँ 14 साल रहे, 14 या 15 साल कुछ रहे थे। ये जी गुरुजी। इतिहास है। और गांधी जी के एक बहुत नजदीकी साथी थे डॉक्टर सुशीला नायर, तो उनकी पर्सनल फिजिशियन थी। आगे जाके वो ओके कांग्रेस में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी थी। जी गुरुजी। और गांधी जी के एक पीए थे प्यारेलाल। ये प्यारेलाल ये सुशीला नायर के ब्रदर लगते थे। तो डॉक्टर जी सुशीला नायर का सपना था कि मेडिकल कॉलेज देहात में हो, विलेज में हो, रूरल एरिया में हो। तो जी वो जी सपना गुरुजी। पूरा करने के लिए उन्होंने सेवाग्राम में मेडिकल कॉलेज की जगह पसंद की। और जी गुरुजी। गवर्नमेंट तब कांग्रेस की थी, तो जल्दी सब परमिशन मिल गई। और सुशीला नायर ने वहाँ मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया, जिसका नाम था महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लंबा नाम है।
और वहाँ के ओके हॉस्पिटल गुरुजी। कस्तूरबा हॉस्पिटल, जहाँ ये हमारी मेडिकल कॉलेज थी, मैं वहाँ का पहली बैच का स्टूडेंट था, फर्स्ट बैच का, यानी हम 60 लोग थे। आश्रम जी में जी रहते थे, झोपड़ी जैसी हमारी हॉस्टल थी, क्लासरूम भी कुछ ठीक नहीं थे, मगर धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर आज इस बात को तो 55 साल हो गया, आज तो कॉलेज बहुत बड़ी बन चुकी है। तो वहाँ पे मैंने मेडिकल की पढ़ाई की, जहाँ हमें गांधी जी के सब रूल फॉलो करने पड़ते थे। तो हमारी अच्छा डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी वहीं से बनी, क्योंकि हमें अच्छा पर्सन अपने कमरे में रखते थे हॉस्टल में। जब घंटी बजती थी तो बोर्डिंग की तरह हाथ में थाली कटोरी ग्लास लेके हम मेस में खाना खाते थे, फिर खुद जी बर्तन गुरुजी। धोते, वापिस लेके आते थे, रूम में रखते थे, कपड़े भी खुद धोते थे, खादी पहननी पड़ती थी, प्योर वेजिटेरियन खाना होता था, और श्रमदान करना तो पड़ता था, सुबह 5 बजे प्रेयर करनी पड़ती थी। ऐसे 5 साल मैंने मेडिकल कॉलेज में निकाले, वहाँ पे अच्छा सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में। और एक बात है कि वो टाइम पे आज़ादी के नया-नया टाइम था, तो कुछ लोगों जो डकैत थे चंबल के, जी जी उन्होंने गुरुजी। विनोबा भावे के और विनोबा भावे के चरण में उन्होंने हथियार छोड़े थे, यानी डकैती छोड़ दी थी। तो जी वो गुरुजी। फिर वहाँ आया करते थे आश्रम में। वहाँ विनोबा का आश्रम था, बहुत पास में था पवनार आश्रम। तो जी उसकी गुरुजी। वजह से हमें कुछ बड़े-बड़े डकैत को मिलने का चांस मिला था। अच्छा माधो सिंह, मोहर सिंह, डाकू मान सिंह का बेटा, तहसीलदार सिंह का, तो ये चंबल के एक जमाने के डाकू जो मैं कहानियों में पढ़ता था, वो लोगों को मैं पर्सनली मिल पाया, क्योंकि वो वहाँ पे आते थे, गांधी जी के और पवनार आश्रम की वजह से। बस बहुत सारे सेलिब्रिटीज आया करते थे वहाँ पे, तो बहुत सेलिब्रिटीज को मिला, इंदिरा गांधी को पर्सनली मिला था, अपने 2-3 राष्ट्रपति को मिला था, और खान अब्दुल गफ्फार खान जो पाकिस्तान के थे, जो सरहद के गांधी कहा करते थे, उनको पर्सनली मिला था। उनके साथ मेरी फोटो अभी भी कहीं पड़ी होगी, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था। तो मेडिकल कॉलेज में हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, सादगी वहाँ से हमने सीखी। एमबीबीएस किया, हमारा बॉन्डेड एडमिशन था, तो हमको गुजरात गवर्नमेंट में जॉब मिली। मैं गुजरात वापस आया, मगर जॉब में मज़ा नहीं आई, तो फिर मैंने जॉब छोड़ के 1 साल एक देहात में प्रैक्टिस किया, क्योंकि गांव का मानस था मेरा, और गांव में जी रहने जी। में कोई हल नहीं था। तो 1 साल मैंने मेडिकल कॉलेज, सॉरी, विलेज में मैंने जनरल प्रैक्टिशनर की प्रैक्टिस की, दवाखाना चलता रहा। मगर फिर मुझे लगा यार ये ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं है, मुझे एमडी करना है। तो 1 साल के बाद मैंने दवाखाना बंद किया, राजकोट से कुछ 30 किलोमीटर दूर था, फिगर में था जहाँ जी गुरुजी। और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पानी के नल नहीं थे, और टॉयलेट नहीं थे। इमेजिन करिए कि डॉक्टर होने के बावजूद मुझे किसी को इंजेक्शन लेना होता था, तो मैं स्टोव के ऊपर, गैस भी नहीं था, स्टोव चालू करता था, फिर गर्म पानी में उबालता था, कांच की सिरिंजेस, और फिर इंजेक्शन दिया करता था। ऐसा जिंदगी थी। टॉयलेट नहीं था, डब्बा हाथ में लेके बाहर खेत में जाना पड़ता था डॉक्टर बनने के बाद। और ये नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो रात को कॉल आते थे, कोई सीरियस पेशेंट आता था, तो लालटेन जला के मैं जाता था, और पेट्रोमैक्स थी वो ज़माने में, तो पेट्रोमैक्स चालू करके जाता था, पेशेंट को ट्रीट करता था, आके सोता था, फिर रात को दूसरा आता था। ऐसे 1 साल मैंने निकाले। मेरी वाइफ कुएँ पे जाके पानी भरती थी, और मेरी शादी हो गई थी, और कपड़ा धोने के लिए नदी पे जाती थी। ये दिन मैंने ओके। देखे। और 1 साल ऐसे बाद लगा कि यार इसके लिए हम नहीं बने हैं, मुझे छोड़ना है। घर वाले नाराज थे, प्रैक्टिस अच्छी थी, पैसे बहुत मिल रहे थे, मगर लाइफ को अच्छी बनाने के लिए फिर मैंने वो क्लिनिक बंद किया। मेरे कंपाउंडर को सौंप दिया कि अब तुम चलाओ, तेरे से चलेगा, तूने सीख लिया है। उसको ठीक दे है। दिया। कंपाउंडर फिर डॉक्टर का काम करके चलाने लगा, जिन्होंने अगले 30 साल तक चलाया वो मेरा क्लिनिक। ओके अभी गुरुजी। हुई वहीं पे था उनका क्लिनिक। तो उसके बाद मैं बम्बई आया। बम्बई आके मैंने एमडी किया, और बम्बई में 10 रुपए की मैंने जॉब की, बॉम्बे म्युनिसिपल। मुझे 1985 में सऊदी अरेबिया में जॉब मिली। तो जी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में मैं एज ए डॉक्टर जॉब स्टार्ट किया 1985 में। जी गुरुजी। अब मैं एमबीबीएस हुआ था 74 में। फिर एमडी करके कुछ साल मैंने बम्बई में नौकरी की, खुद को डेवलप किया। तब मुझे दुनियादारी नहीं आती थी, जो दुनियादारी मैं बम्बई में सीखा। उसके ठीक बाद है। सऊदी अरेबिया गया, वहाँ पे मैं 6 साल नौकरी की। वहाँ एक हॉस्पिटल का मैनेजर भी था, मुदीर कहते हैं अरबिक में। हाँ, तो मुदीर भी था मैं, और 6 साल नौकरी किया।
गल्फ वॉर के बाद में वापस आया। गल्फ वॉर मेरे सामने हुआ था। मेरा जो गांव था, छोटा था, तालुका प्लेस था, अफर अल जी बातिन करके, वो कुवैत और सऊदी के बॉर्डर पे था। वहां से जी थोड़ा आगे कुवैत के बॉर्डर पे रहते थे। इराक ने जब कुवैत के ऊपर अटैक किया और कुवैती सब भाग के हमारे गांव में आए थे रात को डर के, तो मैंने वहां बॉर्डर पे मेरी सबसे पहली पोस्टिंग लगी थी। तो मैंने वो जान बचाने के लिए माइग्रेशन मेरे आंखों के सामने हुआ था। मैं 24 घंटा नॉन स्टॉप ड्यूटी करती थी वो टाइम पे। ओके फिर ओके गुरुजी। फिर अमेरिकन मिलिट्री आई। अमेरिकन मिलिट्री ने कुवैत को छुड़ाया इराक से, सद्दाम हुसैन से। वॉर मेरी नज़र के सामने हुआ। फिर मुझे लगा अब ये देश में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, भागो यहाँ से। तो मेरे 6 साल पूरे हो चुके थे, तो मैं वापस आ गया छोड़ के। मेरा वैसे कंटिन्यू कर सकता था, मगर मेरा दिल भर गया था, वॉर से डर भी गया था, मेरी फैमिली भी डरी हुई थी। 2 बार मेरे सामने मिसाइल आके गिरे थे हमारे सिटी में ही। तो इतना डरावना एटमॉस्फेयर से मैं बाहर निकला। मास्क हम पहन कर ड्यूटी करते थे, गैस मास्क, क्योंकि वो टाइम पे केमिकल वेपन यूज करेगा सद्दाम हुसैन, ऐसा डर था। तो ये सब हॉरर को छोड़ के फिर मैं इंडिया आया। इंडिया आके गुजरात में आया। जी गुजरात में सर। आकर मैंने फिर मेडिकल कॉलेज में जूनियर लेवल से मेरी नौकरी स्टार्ट की, जिसको जी लेक्चरर। सर। लेक्चरर के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बना, प्रमोशन होते होते फिर प्रमोशन होकर मैं एसोसिएट प्रोफेसर बना। प्रोफेसर का प्रमोशन आ रहा था, तब तक मैंने वो भी नौकरी छोड़ दी और ये ट्रेनिंग फील्ड में आ गया। मगर जब मैं प्रोफेसर था तब भी माइंड पावर सिखाता था लोगों को। मुझे इंटरेस्ट था अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें, लोगों को उससे बात करने का। तो उसकी वजह से मुझे एक चांस मिल गया एक लेक्चर लेने का माइंड पावर के ऊपर। वो जमाने में हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहा करते थे, शक्ति सिंह जी गोहिल करके। आजकल वो राज्यसभा के मेंबर है कांग्रेस की तरफ से। जी जी तो सर। उन्होंने एक यूथ कैंप रखा था। वो यूथ कैंप में 200 स्टूडेंट आए थे, पालीताना जो जैन तीर्थ है वहां पे। तो ओके सर। उन्होंने मुझे ये किया, इनवाइट किया कि तुम कोई नए सब्जेक्ट के ऊपर ये बच्चों को सिखाओ। तो वही टाइम पे मैं सबकॉन्शियस माइंड की किताबें पढ़ता था। तो मैंने पहला प्रोग्राम वहां पे दिया, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तब जी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बोर्ड में लिखता था कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ऐसा लिख जी जी। 1 घंटा सिखाया। और जैसा ही मेरा खत्म हुआ, 200 के 200 स्टूडेंट मेरी ऑटोग्राफ के और फोटोग्राफ के लिए मेरे पीछे पड़ गए। मैं तो हैरान हो गया, ये मैंने क्या जादू कर दिया, इतने लोग मेरे पीछे पागल है। ये 91 की बात है, आज से 32 ईयर्स पहले की। जी मेरी जी गुरुजी। नौकरी चालू थी, मैं तो ऐसे ही शौक से गया था। जी जी तब गुरुजी। मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम में कोई दम है। जी और फिर मुझे चस्का लगा कि ये तो अच्छा है, सब अपनी ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं। फिर मैंने और जगह पे दिया और हर जगह पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर बहुत ऐसे प्रोग्राम, पहले तो मैं फ्री में देता था, फिर लोगों ने मुझे पहले गिफ्ट देते थे। फिर लोगों ने बोला सर बार बार बुलाते हैं, गिफ्ट कितनी संभालोगे, आप पैसा ही बोल दो ना, हम आपको पैसा देंगे। तो फिर मैं ओके बोला गुरुजी। कवर में बंद करके दे दो जो देना है। तो पहले स्टार्ट किया तो मुझे 1000 रुपया 2000 ऐसे देते थे वो जमाने में, अच्छे 30 साल पहले अच्छा लगता था। जी जी गुरुजी। और फिर बोलते थे सर हमें आगे पढ़ना है तो क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ दौलत भाई देसाई करके एक माइंड पावर के ट्रेनर थे, प्रोफेसर थे, उनके जी कोई ये कैसेट मिलती थी। तो फिर मैं वो वहाँ पे उनकी किताबें और मैं कैसेट बेचता था। मगर लोगों की शिकायत थी सर आप बोलते हो और ये बोलते हो उसमें बहुत अलग है, आप खुद किताब लिखो। तो लोगों का डिमांड से मैंने मेरी पहली किताब लिखी, प्रेरणा का जन्म, 98-99 में लिखी, जिसको आज जी से गुरुजी। और ये हो गया। और लोगों को बहुत पसंद आई, पहले दिन से वो बेस्ट सेलर बन गई, क्योंकि मार्केट में ये सब्जेक्ट के ऊपर कोई थी नहीं किताब, और ये सब्जेक्ट नया था, मेरा लिखने का तरीका सिंपल था, तो उसकी बिक्री बढ़ने लगी। तो अभी तो मिलियन कॉपी गुजराती में हो गई। फिर मुझे ये भी पता चला कि मैं बोल भी अच्छा सकता हूँ, लिखता भी अच्छा हूँ। फिर मैंने किताबें लिखना शुरू किया। तो आज तक का टोटल हो गया 117, 117 किताब मैंने लिख डाली। अभी और 2-3 आ रही है, 120 तो ये महीने में हो जाएगी लगता है। तो कहने का मतलब है कि एक बार पता चल गया कि मेरे में एक टैलेंट है, लोगों को मेरी भाषा पसंद है, और फिर मैंने किताब लिखने का सिलसिला चालू रखा, बोलने का तरीका ये चालू रखा। पहले मैं सिर्फ थियरी लेता था, फिर मैंने सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड करके एक वर्कशॉप हुआ करता था इंडिया में, जो अमेरिकन वर्कशॉप है, वो अटेंड किया। उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है, तो मैं सोचा कि प्रैक्टिकल का ज़माना है।
फिर मैंने जी। मेरा प्रैक्टिकल वर्कशॉप बनाया जो आपने अटेंड किया है मेरा जो यस 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 गुरुजी। ये माइंड पावर वर्कशॉप एक्चुअली सिल्वा माइंड कंट्रोल का इंडियन वर्जन है। सेम जी जी कंसेप्ट के ऊपर मैंने बनाया उसको। और अमेरिकन अभी इतना चलता नहीं है सिल्वा माइंड कंट्रोल। अच्छा था मगर उसका इंडियन वर्जन नहीं था तो मैंने डाल दिया। तो वो भी लोगों को पसंद आया। तो फिर वर्कशॉप की वजह से फेमस होने लगा, किताबें लिखने लगा, अलग अलग जगह से डिमांड आने लगी और कंटिन्यूस मेरा ट्रैवलिंग चालू हो गया। तो जैसे आप बोलते हैं मोर देन 36 कंट्री में घूम चुका, प्रोग्राम कर चुका, इतनी सारी किताबें लिखी, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर किताबें लिखी मैंने। तो ऐसी बस जर्नी चलती रही, मजा आ गया ऐसा। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। मैंने 2004 में नौकरी छोड़ी। एक्चुअली 10-12 साल में नौकरी का साथ किया करता था। मेडिकल जी कॉलेज में जो प्रोफेसर का कभी काम करता था और सैटरडे संडे को मैं ऐसे सेमिनार किया करता था ऑन डिमांड। यानी कोई जी समाज वाले बुलाते थे, रोटरी क्लब वाले बुलाते थे, लायंस क्लब वाले बुलाते थे। तो ऐसे में फ्री में चला जाता था और प्रैक्टिस होती थी, मेरी मेरी ब्रांड भी बढ़ती जा रही थी। कहीं कहीं पैसा मिलते थे, कहीं नहीं मिलते थे। फिर जैसे ही मैंने ये वर्कशॉप चालू किया तो पैसा बहुत आने लगा। ये जो मैंने कहा ना 2 दिन का माइंड पावर वर्क। फिर मैंने नौकरी छोड़ दी कि अभी पैसे की ज़रूरत नहीं है और टाइम भी नहीं है मेरे पास। तो 2004 में मैंने इस्तीफ़ा दिया। आज उसको 20 साल हो गए। तो चलता रहा, बस अभी भी चल रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि मेरे जैसे लोगों को बनने की इच्छा होती है, ट्रेनर बनने की। तो जी जी मैंने गुरुजी। ट्रेनर प्रोग्राम शुरू किया जो आपने भी अटेंड किया है। यस तो यस यस। 1000 से ज़्यादा ट्रेनर हमने बना लिए। मैंने मेरी मेरे नीचे ट्रेनिंग होके निकले हैं जो मार्केट में आज है। तो एक ये जी भी मैंने सोचा कि मैं कब तक भागता रहूँगा, कब तक सिखाता रहूँगा। मेरे साथ ये नहीं हो जाए कि ये नॉलेज दुनिया में, ये हिंदुस्तान में कम हो जाए। तो नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनर करो ताकि वो कंटिन्यूअस ये सिखाते रहे। तो यही इरादे से ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चालू किया। आजकल बहुत सारे बड़े-बड़े ट्रेनर जैसे आपने बताया स्नेह देसाई, परीक्षित जुबनपुत्रा, हिमानी, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बस वही सिलसिला चालू है। अभी ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम चलता है। फिर मैंने सोचा कि एक परमानेंट कुछ याद दुनिया में छोड़ के जाए। फिर मुझे जी आइडिया आया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे दुनिया के सभी ट्रेनर आके अपनी ट्रेनिंग दे, जिसका जी नाम हमने रखा गुनी गुरु। हमने 3-4 ट्रेनरों ने, आइडिया मेरा था, 3-4 ट्रेनरों ने मुझे साथ दिया। तो मैंने गुनी गुरु नाम का प्लेटफॉर्म बनाया जो ऑनलाइन लाइफ स्किल सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, जीने की राह सिखाता है। तो ऐसे हमने ये शुरू किया गुनी गुरु। उसके ऊपर आज 70 से ज़्यादा ट्रेनर अपने कोर्स रखे हैं, ऑन बोर्ड किया है। और जी 140 जितने कोर्सेज है। अपने सुरेंद्र भट्ट का भी कोर्स आ गया 30 घंटे का उसके ऊपर। और जी 1300 गुरुजी। घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम आ चुका है। हमारा गोल है अभी 70 ट्रेनर है। मेरा पर्सनल गोल है कि 2000 ट्रेनर इस बोर्ड पे ऊपर आए। जैसे आपने जी सुना होगा उडेमी है, उडेमी अमेरिकन है। तो यस यस गुरुजी। जैसे हमने सिल्वा माइंड कंट्रोल का इंडियन वर्कशॉप बनाया, ऐसा उडेमी का इंडियन वर्जन बनाया गुनी गुरु जी जी गुरुजी। के इंडियन वर्जन हो। उडेमी का कंसेप्ट लेके ही हमने बनाया है इसको। और हमारा मेन फोकस रहता है रीजनल लैंग्वेज। इंग्लिश हमारे यहाँ बहुत कम है मगर हिंदी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सभी लैंग्वेज है। अभी 8 लैंग्वेज में अभी आ रहा है। हमारे गोल है हिंदुस्तानी की हर लैंग्वेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा उसके ऊपर। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, मेरे सभी प्रोग्राम है। आज मेरे एक स्टूडेंट का हिप्नोसिस का प्रोग्राम डाला है उसके ऊपर। मैं आज देख रहा था, मस्त बनाया उसने सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर। तो जी जीवन में गुरुजी। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो भी नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है, वो सभी चीज़ के लिए हमने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है। तो जो भी ये दर्शक ये देखेंगे उनको भी मैं कहता हूँ कि अगर आपको जी ट्रेनर बनना है आगे जाके, तो ये ट्रेनर बनने का अपना गोल पूरा करिए। हमारी मदद की ज़रूरत है तब आइए। दूसरी बात है जब ट्रेनर बन जाए, अच्छा करने लगो, तो गुनी गुरु को याद करिए, उसके ऊपर आके अपना रिकॉर्डेड प्रोग्राम रखिए ताकि आपका ये बिकता रहे। हमने आपके लिए बनाया है, सिर्फ़ हमारे लिए नहीं बनाया है। तो हम उसको मैनेज करते हैं, उसका ट्रस्टी है। तो ऐसा हमने ये बना लिया है। मज़ा आता है, मस्त ज़िंदगी है मैं तो बोलता हूँ। और मुझे तो अभी एक ये जिहाद शुरू करना है कि जैसे लोग 12वीं कक्षा में सोचते हैं कि डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, ये बनूँ, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं आता है कि मैं ट्रेनर बनूँ? जब तक ये ऑप्शन नहीं आता है आएगा ना,
लोगों के सामने, तब तक हमारी ये जिहाद चालू रहेगी। जैसे अभी आने लगा है, 10th का एक लड़का अभी टीटीपी कर रहा है, 12वीं कक्षा के भी कर रहे हैं, मगर बहुत कम है। पेरेंट्स के सोच अभी तक बदली नहीं है। उनको लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट यही सब कुछ है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मगर देखिए, स्नेह जैसा 10th में था तब मेरे साथ ज्वाइन हुआ था, और 12वीं कक्षा में पास किया तब तक तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया था 2 साल में, है ना? तो अगर 10th में ही आप डिसाइड कर रहे हैं कि मेरे मुझे ट्रेनर बनना है, या उनके पेरेंट डिसाइड करें, तो फिर आपका जीवन कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। अभी एक 10th का पास किया लड़का, 87% आया उसको। उसके पिताजी मेरे पास लेके आए, जैसे एक जमाने में स्नेह देसाई के पापा लेके आए थे, जी आर्यन जी करके। बोलते हैं, डॉक्टर अड़िया, आपके हाथ में देता हूँ मेरा बेटा, आप उनको ट्रेनर बना दो, जो करना है करो, वो आपका पूरा ओबीडियंट रहेगा। तो अभी वो आर्यन करके लड़का है, 10th पास किया उसने। अभी तो मेरा चंदू का काम कर रहा है, चंदू मीन्स असिस्टेंट। मगर जी वो जी गुरु 5 साल मेरे साथ काम करेगा। देखो, स्नेह देसाई 2 साल में सीखा था, ये 5 साल मेरे साथ काम करेगा। अभी तो 11th पे आया, 11, 12, फिर 3 साल कॉलेज के, तो 5 साल में वो कितना सीखेगा मेरे साथ। उसने डिसाइड किया है कि 5 साल तक अड़िया साहब का असिस्टेंट बन के रह के सीखना है, और फिर मुझे अपना खुद का करना है। ठीक है। तो मेरी इच्छा है कि इतनी हम अवेयरनेस क्रिएट करें कि हर स्टूडेंट 10th और 12th में एक ऑप्शन ये भी रखे कि क्या मैं ट्रेनर बनूं, ये डॉक्टर, इंजीनियर हो। इसलिए हम बहुत सारी जगह पे बताते हैं कि ट्रेनर बनने के फायदे क्या होते हैं। खास बात यह है कि अभी तक कोई भी स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ये कोर्स चलाती नहीं है। हमारा प्रयत्न हो रहा है कि हमारे साथ जो यूनिवर्सिटी है, गणपति यूनिवर्सिटी, कभी ना कभी वहां से हम सर्टिफाइड कोर्स करें। अब देखिए, किसी को हमने ट्रेनिंग दी और यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट दिया, तो उसका वजन बढ़ जाएगा। तो हम जी जी यूनिवर्सिटी को भी करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट दे, हम पढ़ाए, दोनों जॉइंटली। तो जी जी शायद हो सकता है कि 6-12 महीने में यूनिवर्सिटी के साथ हो जाएगा, या और कोई यूनिवर्सिटी के साथ। बट देन लोगों को नजर में आएगा, अरे यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है ट्रेनिंग फील्ड में, लाइफ कोच, ट्रेनर, इसमें। तो ये मेरा अभी सपना है कि दो ट्रेनर ज्यादा से ज्यादा बनाना, ट्रेनर बनने की अवेयरनेस क्रिएट करने का, और 2000 ट्रेनर को ये गुनी गुरु प्लेटफॉर्म पे लाने का। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन होगा, नॉलेज रिवॉल्यूशन होगा, है ना? कि 2000 दुनिया के अलग अलग दिमाग के ट्रेनर अलग अलग भाषा में अलग अलग जीवन की कलाएं सिखाएंगे, तो कितना जबरदस्त होगा। तो यही हमारा काम रहता है। साथ में लाइफ भी मस्त एंजॉय करते हैं। अभी मैं यूरोप जा रहा हूँ, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। 20 से 30 अगस्त तक दुनिया घूमने का बड़ा मजा आता है। तो दुनिया घूमना, सिखाना, सीखना, यही हमारी लाइफ है। बहुत बोल दिया, अभी पूछो कुछ। जी गुरुजी, सुन ही रहा था मैं तो, बहुत आनंद मिल रहा था मेरे को। और मैंने तो आपकी कोई भी वर्कशॉप छोड़ी नहीं है। जब भी आपकी दिल्ली में वर्कशॉप होती थी, हर वर्कशॉप के अंदर मैं पहुंचता था। आर्मी में था, कैसे न कैसे छुट्टी लेके वहां से टाइम निकाल कर वर्कशॉप अटेंड करता था। तो बहुत कुछ सीखा है गुरुजी आपसे। और आगे आपका आशीर्वाद लगातार मेरे को मिल रहा है। नो डाउट कि आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है, और आप ऐसे गुरु हैं, मैंने पर्सनली इस चीज को फील किया है कि जब उनका चेला आगे निकलता है, यानी उसका शिष्य आगे निकलता है, तो गुरु को बहुत ज्यादा मजा आता है, खुशी होती है। तो वो नेचर आपके अंदर मैंने नेचुरली देखा है गुरु जी, कि आपके नीचे जो भी ट्रेनर किया है जिन्होंने भी, वो अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आगे निकलते हैं, तो आपको रियली में एक माता पिता की तरह खुशी होती है। वो चीज मैंने बड़े करीबी से जो ना महसूस किया आपके अंदर। और वो जो आपने बताया कि जब हम वहाँ मेडिकल कॉलेज की जो पढ़ाई किया था, वहाँ पे गांधी जी के जो चीजें थी, उनकी वजह से जो मेरे सिस्टम के अंदर वो चीजें सारी की सारी चली गई। तो ये अब उसके पीछे कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं कि आपने सारी चीजें एक एक बिल्कुल क्लियर कट करते गए। तो गुरुजी, जैसे आप एमबीबीएस का आपका सपना था, वो आपका पूरा हुआ। तो आपने बताया कि मैंने हिमालय की गोद के अंदर एक पिक्चर देखी थी, मूवी देखी थी, जिसमें मनोज कुमार और माला सिन्हा जो ना होते हैं उसके अंदर हीरो। और आप सेम वैसे ही जो ना, सेम वैसे गांव के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। और माला सिन्हा की जैसे मैम की फोटो थी, मैंने आज भी मेरे पास में फोटोग्राफ, आपने एक बार सोशल मीडिया पे शेयर किया था, तो सेम माला सिन्हा की तरह जो ना मैच करती थी। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सपना होता है, जैसे ट्रेनर का सपना हो गया, या कोई भी प्रोफेशन का सपना है, किसी भी फील्ड के अंदर वो जाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एकदम से बिल्कुल बोल सकता हूं
कि हमारा जो गुरुजी ने माइंड प्रोग्रामिंग बनाया है, माइंड प्रोग्राम अगर आप कर लेते हो, अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर लेते हो, तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहें वहां पे आप पहुंच सकते हो, उसकी अगर अच्छे से प्रोग्रामिंग कर ली जाए तो गुरुजी। सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती हो। तो अगर सच्चे दिल से आप ट्रेनर बनना चाहते हो ना, तो पूरी कायनात कोशिश में लग जाएगी। मैं तो सबको बोलता हूँ, इसके जितना बेहतरीन फील्ड कोई है ही नहीं। और मैं सभी को बोलता हूँ, देखिए मैंने एमबीबीएस भी किया है, ट्रेनर भी बना हूँ। एमबीबीएस करने में जितना समय लगता है ना, उससे आधे समय में आप वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन सकते हो। एमबीबीएस करने में जितना खर्चा लगता है ना, उससे आधे खर्चे में आप वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन सकते हैं। और एमबीबीएस करने में जितनी मेहनत लगती है ना, उससे आधी मेहनत में आप वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बन सकते हो। और एमबीबीएस की क्या वैल्यू है और एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की क्या वैल्यू है, इन लोगों को समझाना पड़ता है, समझा ना। और कितना खर्चा करके, कितनी मेहनत करके लोग एमबीबीएस करने को जाते हैं। मैंने दोनों किया है, इसलिए मुझे मालूम है। मैं मैं ऑथोरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना एमबीबीएस से भी आसान है, अर्ली है, सब कुछ है। बस इससे आधी मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो गुरुजी, मैंने एक पर्सनली अनुभव किया आपसे मिलने के बाद में कि आपकी जॉब चल रही थी जब उस टाइम पे, और जॉब के रिटायरमेंट का भी कुछ टाइम बाकी था, लेकिन आपने 4 साल बाकी रह गया। पेंशन का भी आपने इंतजार नहीं किया गुरुजी। तो विदाउट पेंशन ही आपने अपनी जॉब को जो ना ब्रेक कर दिया था। तो मतलब आपको ऐसा चैलेंज या ऐसा डर नहीं लगा कि भाई 1-2 साल अभी बात बाकी है कि मैं चलो पेंशन तो ले लेते हैं यहाँ पे? तो वो एक बहुत बड़ा डिसीजन सर आपने लिया था उस टाइम पे, कि सही बात जिसके है। सामने 1 साल का टाइम है, पेंशन मिलने वाली है, और उससे पहले सब कुछ छोड़ के कि नहीं मेरे को इसी फील्ड में जाना है सर। नहीं, 4 साल का टाइम था। ओके ओके गुरुजी। मेरा 2009 में फरवरी में मेरा पेंशन हो रहा था, यानी रिटायर हो रहा था। 5 साल बाकी थे। तो 5 साल में सहन नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना मजा आ रहा था इस फील्ड में। तो मुझे लगा आई एम वेस्टिंग माई टाइम, मैं मेडिकल कॉलेज में मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और मुझे इतना भरोसा था कि मैं करोड़ों रुपया इस फील्ड से कमाने वाला हूँ, तो पेंशन की क्या जरूरत है। अब बात बताऊं, अगर मैं वो छोड़ने के बाद मैंने इतनी सारी किताबें लिखी, और आज मुझे किताबों की रॉयल्टी इतनी मिलती है जो पेंशन से ज्यादा है। और मेरे मरने के बाद भी मिलेगी। पेंशन मेरे मरने के बाद खत्म होता था। अगर मैं वो टाइम पे जॉब नहीं छोड़ता था, तो इतनी सारी किताबें नहीं लिख सकता था मैं, समझे ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे में अभी दम है कि मैं इससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा। तो विश्वास आ गया, फिर मैंने छोड़ा ऐसा। तो गुरुजी, एक सबसे बड़ी चीज है, मेरे को ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को इंस्पायर करती है, वो है आपकी हेल्थ का राज गुरुजी। आप 73 के हैं लेकिन अभी 40 के नजर आ रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे 40 ईयर के डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी बैठे हुए हैं हमारे सामने। तो इस के अंदर अगर आप मेडिकल फील्ड के अंदर रहते सर, या जॉब करते सऊदी में रहते, या कोई दूसरा बिजनेस करते, ट्रेनिंग फील्ड में अगर आप नहीं होते, क्या आप अपने स्वास्थ्य को इस तरीके से मेंटेन कर पाते सर, आज जो मेंटेन कर पा रहे हैं? सही सवाल पूछा। एक बात कहूँ, हमारे हिंदुस्तान में आदमी की एवरेज लाइफ होती है 68 to 70 ईयर्स। एवरेज सभी का कॉमन। जी जी। डॉक्टरों की एवरेज लाइफ होती है उससे 10 साल कम। मेडिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। और एवरेज आदमी से 10 साल कम जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बिजनेस में इतना स्ट्रेस होता है, और वो अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जल्दी मर जाते हैं। तो मैं अगर सिर्फ मेडिकल फील्ड में रहता था, तो शायद अभी तो मेरा मरने का समय आ जाता था, क्योंकि एवरेज लाइफ भी 70 ईयर की होती है। तो मैं तो 60 में खत्म हो जाता था या 65 में होता था। मेरे साथ में पढ़ने वाले सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में, उसमें से आधे लोग आजकल नहीं है इस दुनिया में, उनकी डेथ हो चुकी है, आधे लोग। तो बात क्या है कि जब ये ट्रेनिंग फील्ड में आते हैं ना, तो इतना मजा आता है ना, तो ऐसा लगता है लंबा जीना चाहिए। तो लंबा जीना है तो आपको डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा। खाने में डिसिप्लिन, सोने में डिसिप्लिन, हर चीज में डिसिप्लिन रखनी पड़ेगी। तो एक अंदर से मोटिवेशन आता है कि यार जल्दी नहीं मरना है। जल्दी नहीं मरना है तो सिर्फ भगवान का आशीर्वाद के साथ हमें खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं बहुत रेगुलर लाइफ जीता हूँ। डेली 3 घंटा मेरी हेल्थ के लिए निकालता हूँ, जिसमें मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, प्राणायाम, फिर जिमिंग एक्सरसाइज, योगासन, सब कुछ करता हूँ। आज भी मैं सुबह 6:30 बजे उठा था, 9:30 बजे तक, 9 बजे तक नियरली 2.5 घंटा नॉन स्टॉप मेरा हेल्थ का कार्यक्रम चल रहा था। तो हेल्दी रहता हूँ मैंने मेहनत करता हूँ हेल्दी रहने के लिए। मैं हमेशा एक जोक बताता हूँ।
कि एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोलता है डॉक्टर मुझे 100 साल जीना है, क्या करूं? डॉक्टर बोलता है शादी कर लो। बोला डॉक्टर शादी करना है, 100 साल कैसे जीऊंगा? बोला नहीं, 100 साल जिएगा नहीं, मगर 100 साल जीने की तेरी इच्छा खत्म हो जाएगी जब शादी करेगा ना तो कहने का मतलब है कि ये फील्ड ऐसा है कि 100 साल जीने की इच्छा होती है। देखिए, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपसे फोटो आपके साथ खिंचवाते हैं, आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, आपको मिलके खुश होते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, तो ऐसा लगता है यार इतना अच्छा लाइफ है तो जल्दी मरना क्यों है? तो आपकी लंबी जीने की इच्छा होती है तो आप खुद एक्सरसाइज करते हो। दूसरी बात है, आप बार बार स्टेज पे जाते हो तो लोग आपका एनर्जी लेवल से और आपकी फिटनेस से ज्यादा इंप्रेस होते हैं। नॉलेज तो बाद में आता है, जब आप स्टेज पे एंटर होते हो ना, तो आपकी फिटनेस सबसे पहले इंप्रेशन मारती है। आपने देखा था, मैं अभी 5 मार्च को दिल्ली में मैं दौड़ के गया था, मैं अकेला ऐसा यस 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 गुरुजी, मैं कि मैं दौड़ के बिल्कुल गया गुरुजी, था, है ना? यस यस। तो इतना एनर्जी कहाँ से आता है? ये मोटिवेशन से आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फील्ड में आने के बाद लंबी जीने की इच्छा होती है, हेल्दी रहने की इच्छा होती है। ऐसा लगता है जल्दी नहीं मरना है यार, इतना अच्छा लाइफ है और जल्दी क्यों मरना है? तो इसलिए मैं बहुत ध्यान रखता हूँ मेरी हेल्थ का। मैं नाइट का ट्रैवलिंग नहीं करता हूँ। कोई ऐसी हैबिट मेरी नहीं है जिससे मेरी हेल्थ खराब हो। खाने में भी बहुत सिंपल खाता हूँ। मैं आज अभी दोपहर को भी सब्जी और रोटी, 3 रोटी छोटी छोटी खा ली मैंने। बस मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। तो जब आप एक बार डिसाइड करोगे, विजुलाइज करोगे आपका बर्थडे और हेल्दी लाइफस्टाइल जियोगे तो ये होने ही वाला है। समझे ना? तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि जो इंसान 100 साल तक जिए और 100 साल तक अपने आप को तंदुरुस्त रखे, वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। बाकी हमारे यहाँ बम्बई में एक एग्जाम्पल सुना था आपने, झुनझुन वाला का। जी 40,000 करोड़ रुपए थे और दुनिया छोड़ के चले गए। और खुद ने बोला मैंने हेल्थ का ख्याल नहीं रखा था, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। पैसे के पीछे इतना भागो कि अपनी हेल्थ गुमा दो और फिर जल्दी मर जाओ। ऐसा नहीं करना है। तो मैं सभी को ये कहता हूँ और मैं उसी को इंटेलिजेंट मानता हूँ जो 100 साल अपने आप को तंदुरुस्त रखता है ना? दूसरी बात तो है कि तंदुरुस्त रहने के लिए पॉजिटिव माइंड चाहिए। पहले ऐसा कहते थे कि हेल्दी बॉडी एज ए हेल्दी माइंड, अभी उल्टा है। हेल्दी माइंड एज ए हेल्दी बॉडी। हेल्दी माइंड मीन्स व्हाट? पॉजिटिव माइंड। जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी ना, ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन पूरी बॉडी में जाएंगे और बॉडी को जितना पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा ना, इतना वो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी पॉजिटिव सिग्नल मिलने से। तो आपका शरीर का हर एक अंग अपने पूरी ताकत के साथ काम करेगा। और जितना नेगेटिव बनोगे ना, उतना वहां पे डिस्टरबेंस शुरू होगा और कोई बीमारी होगी और भगवान बुला भी लेंगे। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम हमेशा पॉजिटिव रहे। इसलिए मैंने पॉजिटिव हेल्थ करके गुनी गुरु के ऊपर एक फ्री प्रोग्राम रखा है, शायद आपने देखा होगा। यस यस, देखा है गुरुजी। मैं पैसा कमा सकता हूँ मगर मैंने सोचा इसमें नहीं कमाना है, क्योंकि डॉक्टर भी हूँ और माइंड ट्रेनर भी हूँ। ऐसे कॉम्बिनेशन एक ही है हिंदुस्तान में कि जो मेडिकल डॉक्टर है और माइंड ट्रेनर है। तो मैं हेल्थ के बारे में ज्यादा समझ सकता हूँ, क्योंकि बॉडी की मैंने ट्रेनिंग ली है और माइंड बाद में मैंने सीखा है। एंड बॉडी एंड माइंड इज अ वन यूनिट। एक एक के नेगेटिव इफेक्ट दूसरे पे होती है। तो यही होता है। तो इसलिए मैं हेल्दी हूँ, मजा आता है हेल्दी रहने का। सबसे बड़ा आनंद हेल्दी बॉडी में से मिलता है, मैंने देखा है। तो यही राज है हमारा। तो गुरुजी, यहाँ से ये निकल के आया आंसर की ट्रेनिंग की वजह से आपकी जो ना अ, आगे 60 के बाद प्लस लाइफ हो गई, मतलब जो अभी ये आपको क्रेडिट में मिला हुआ है। अगर ट्रेनिंग में आप नहीं होते, मेडिकल फील्ड में होते, तो आपके आधे से ज्यादा दोस्त जो ना जा चुके हैं। तो यानी कि यहाँ से एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जो व्यक्ति ट्रेनर बनता है वो अपनी उम्र को भी बढ़ा लेता है। उसकी उम्र बिल्कुल भी बिल्कुल। नेचुरली जो ना बढ़ जाती है ऑटोमेटिक, क्योंकि वो पक्का डिसिप्लिन डिसिप्लिन पक्का। में रहेगा। तो एक क्वेश्चन गुरुजी यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसे हम इस ट्रेनिंग लाइन के अंदर आते हैं और हमारा बैकग्राउंड गांव से रहता है, मैक्सिमम जितने भी, आपसे एक चीज मैंने सीखने को मिली थी कि दुनिया के जितने भी अरबपति हैं उनमें से 95% का बैकग्राउंड जो ना ग्रामीण क्षेत्र से है, वो गांव से बिलोंग करते हैं। तो जब हम ग्रामीण एरिया से आते हैं, जब हम ट्रेनिंग फील्ड के अंदर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली के कोई चैलेंजेस सर इस फील्ड के अंदर आते हैं क्या? आपको भी आए होंगे, या बहुत सारे जैसे ट्रेनर निकलते हैं तो उस जो ऑब्जेक्शंस को फैमिली की तरफ से आते हैं, क्योंकि स्टेज के ऊपर जाना होता है, ऑटोग्राफ देने होते हैं, अब मिलना जुलना होता है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट क्या अपने पर्सनल रिलेशन को हम कैसे बैलेंस करते हुए चल सकते हैं उसके अंदर सर?
अपने फैमिली और पर्सनल रिलेशन को सर? सही बात है। ये होता है कि शुरू शुरू में जब हमारा करियर शुरू होता है तब हम फैमिली को निग्लेक्ट करते हैं, जहाँ से भी ऑर्डर आया भागते हैं, वो एक नशा रहता है। बाद में धीरे धीरे सब कुछ मिल जाता है, फिर फैमिली का इम्पोर्टेंस पता चलता है, फिर धीरे धीरे हम स्टेबल होते हैं, फिर बैलेंस करने लगते हैं। मगर मैं तो प्रेरणा का जन्ना किताब में भी लिखा है, मेरे प्रोग्राम में भी बोलता हूँ कि सबसे बड़ी हैप्पीनेस आपको बैलेंसिंग से मिलेगी, लाइफ को बैलेंस करने से। क्या बैलेंस करना है? हमारी फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, सोशल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। सिर्फ फिजिकल लाइफ के पीछे नहीं भागना है। फिजिकल लाइफ मीन्स हेल्थ एंड वेल्थ दोनों होता है, मगर ज्यादातर लोग मैंने देखा फिजिकल लाइफ के पीछे ही भागते हैं और फिर ये सब प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चैलेंज तो आती है, मेरी वाइफ ने भी बहुत सारा दुख सहन किया है, क्योंकि मैं बाहर गाँव बहुत घूमता रहता था जब मेरा पीक आवर्स था। अभी तो मैं कम कर दिया है। अभी तो ऑनलाइन की वजह से बाहर गाँव घूमने की जरूरत ही नहीं रही है, मैं तो अवॉइड करता हूँ बाहर गाँव की ट्रिप। यहाँ घर में बैठे बैठे सीखने को सिखाने को मिलता है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो अच्छा जी हो गया है, आजकल सभी ट्रेनर को ये अच्छा हो गया। पहले तो मैं बहुत बाहर रहा करता था। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, फैमिली के साथ ये रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि फैमिली टूट जाए और आप आगे बढ़ो। मेरे पास एक याद है कि एमवे का जमाना था, जब आज से 20 साल पहले। तब एक नीपा करके लड़की थी, जो कोई एमवे के लीडर की वाइफ थी। मैं एमवे का जी प्रोग्राम के लिए गया और वो मेरे से बहुत इंप्रेस हुई, और फिर मुझे बोले मुझे आपके साथ ट्रेनर बनना है, आपके साथ काम करना है। तो उसके हस्बैंड भी मेरे से इम्प्रेस थे। तो पहले तो हाँ बोल दिया, बाद में उसके हस्बैंड को पता चला कि अगर ये ट्रेनर बनेगी तो मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उसका क्या होगा। तो उसके बाद उसके उसके हस्बैंड ने रजिस्टर करना चालू कर दिया। बड़ौदा के थे वो। जी जी और उसके बाद ये हुआ कि उनका इस बात में झगड़ा हो गया, और अचानक वो निपा का फोन आया कि मैं मेरे हस्बैंड को और फैमिली को छोड़ के आ रहे हूँ, मेरा तो जुनून है, मुझे ट्रेनर बनना है। बोला बिल्कुल मत आना, मैं तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। बोला क्यों ऐसा? बोला तू खुद तुम्हारी लाइफ को बिगाड़ के आते हो, तो तुम लोगों की लाइफ क्या सुधारोगे तुम? मैं बिल्कुल तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा, तुम और कहीं जाना, मेरे पास मत आना तुम्हारी फैमिली छोड़ के। एक 2 साल का और एक 4-5 साल का बच्चा था। सोचिए, कभी कभी ऐसा लेडीज को जुनून हो जाता है कि ये उसके लिए हस्बैंड को और बच्चे को छोड़ने को तैयार हो गई थी। बट जैसे ही मैंने मना किया, बाद में कभी उसका फोन नहीं आया, मुझे मालूम भी नहीं क्या हुआ उनका। ये 20 साल पहले की बात है। तो अपनी लाइफ बिगाड़ के दूसरों की लाइफ संवारने के पीछे मत जाना चाहिए। सही बात तो ये कि लाइफ को खुद को संवार के रखो, बैलेंस करके रखो, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, सब कुछ। और फिर लोगों को सिखाने के लिए निकलो। सब ट्रेनर को मैं यही बोलता हूँ। तो गुरुजी जैसे बैलेंस कर लिया परिवार को, लेकिन बाहर जा रहा बंदा ट्रेनिंग के अंदर है, और आज एक बात जो समाज के अंदर सबसे ज्यादा फैल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो ना बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो ना बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका ट्रेनिंग की चकाचौंध को आप लगा लो, या उसके इस प्रकार का एक्सपोजर वहां पे मिल रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर एक हमारा जो ट्रेनर है वो अपने आप को कैसे वहां से उन चीजों से बचा के रखे, अपने आप को कैसे सेफ रखे, क्योंकि पूरी दुनिया उसको फॉलो करने वाली है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी कमी कुछ भी आई, तो एकदम से फिर पूरी ट्रेनिंग इंडस्ट्री ही मतलब उसके दाग लग जाएगा उसके, कि इस प्रकार का यहाँ इंडस्ट्री के अंदर होता है। सही सवाल है। देखिए, पहले तो क्या था, मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि हर इंसान जेठालाल है। जेठालाल मालूम है ना, तारक मेहता का। जी 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 गुरु और हर जेठालाल के अगल बगल में कहीं बबीता जी होती है। बिल्कुल होते गुरु जी। यानी हर हर जेठालाल बबीता को ढूंढता रहता है। बेसिकली हर इंसान के दिल में ऐसे रहता ही है। और हम जब पत्थर युग में रहते थे, तब हमारे पास खेती नहीं थी, तो हम शिकार करके जीते थे। शिकार मार के लेके आते थे और फैमिली का खाना खिलाते थे, उनका पेट भरता था। उसके बाद अब शिकार की जरूरत नहीं रही, मगर शिकार की इंस्टिंक्ट है, वृत्ति, वो तो हमेशा रही है। तो अब आदमी का क्या हो गया है कि शिकार तो अभी भी करते हैं, मगर वो जानवर का नहीं करते हैं, लड़कियों का करते हैं, औरतों का करते हैं, उनको एंजॉय करने के लिए। तो ये जो हमारा वृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, वो तो हर इंसान के अंदर बेसिकली जीन्स में आई है। अब होता क्या है कि इस फील्ड में जब हम स्टेज के ऊपर होते हैं, लोगों को अपने नॉलेज से, अपनी बात करने के तरीके से इम्प्रेस करते हैं, तो लेडीज भी साथ में इम्प्रेस हो जाती है और वो अट्रैक्ट हो जाती है। और आजकल तो इतना ओपन जमाना हो गया, इतना बाहर घूमने का, होटल, ये वो, मोबाइल फोन,
तो नेचुरल जो सोशल रेस्ट्रिक्शन थे अभी इतने नहीं रहे, पहले थे, अभी नहीं रहे। तो ऐसा फिसल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। तो ये सबसे बड़ी चैलेंज तो ट्रेनर के लिए ये है कि ऐसे कोई लपेट में नहीं आ जाए कि पूरी बर्बादी की तरफ चले जाए। इट्स अ टफ जॉब, मैंने भी ये फेस किया है ये। मुझे याद है अभी सूरत में मेरा एक प्रोग्राम था, एक फैमिली आया था, उसकी वाइफ, वो इंग्लैंड से शिफ्ट होकर आए थे। उसकी वाइफ मेरे से इतने इम्प्रेस हो गई कि मुझे ऐसे हक करते हुए उसको फोटो निकालने दी और अपने हस्बैंड को दिया कि हमारी फोटो निकालो, ऐसे। जी और उसने उसके हस्बैंड के दिल में क्या हुआ होगा सोचो, कि उसकी वाइफ कोई ट्रेनर को हक कर रही है और उसको बोल रही है तुम फोटो निकालो। तो ऐसी चीजों से बचना बड़ा मुश्किल होता है, ये बात सही है। तो उसके बाद वो उसके हस्बैंड ने कभी मुझे फॉलो नहीं किया क्योंकि उसको डर लग गया कि मेरी बेबी जी इनसे इंप्रेस है, तो शायद वहां पे वो एक अफेयर चालू कर देगी तो मेरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। उनको बच्चे भी थे। तो बात सही है कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें होती है, और ये सबसे बड़ी चैलेंज हमारी यही है ट्रेनर की, कि जो आपसे अट्रैक्ट होती है वो लड़कियों को कैसे दूर रखना या सेफ डिस्टेंस पे रखना, ये सबकी चैलेंज है। तो तो सबको सीखना ही चाहिए ये तो। जी जी गुरुजी। तो गुरुजी जैसे आज हमारा पाश्चात्य समाज की तरफ जैसे पश्चिम के जो लोग हैं उनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि वहाँ पे चीज़ें ये सब नॉर्मल हैं, तो हमारे भी कहीं ना कहीं वो कल्चर हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है, तो इन चीज़ों को आजकल बोलते हैं कि नॉर्मल सी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा ये देश का, हमारे समाज का पतन है, या ये चीज़ें नॉर्मल हैं गुरुजी? पतन तो नहीं कह सकते। देखिए, हम धीरे धीरे वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। तो अमेरिका की जैसे लग्जरी आई, अमेरिका की खाने पीने का तरीका आया, जीने का तरीका आया, वैसे ये चीज भी इंडिया में शुरू हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, है ना। तो आज नहीं तो कल पूरा अमेरिका का कल्चर इंडिया में आ जाएगा, और अमेरिका में ये सब चीजों को नॉर्मल मानते हैं। जैसे मेरा गुरु है जिसको मैं दिल से गुरु मानता हूँ, टोनी रॉबिन्स। जी उसका जी मैं प्रोग्राम अटेंड किया था, उसने स्टेज के ऊपर से अपनी कहानी बताई थी कि मैंने शादी किया था वही दिन मैं 3 बच्चों का बाप था। यानी उन्हें 3 बच्चों वाली माँ से शादी किया था, फर्स्ट मैरिज उसका, जब ओके वो ओके। 22 साल का था, और उसकी वाइफ उससे 12-15 साल बड़ी थी। नहीं नहीं, ज्यादा बड़ी थी। उसका बड़ा बच्चा 17 साल का था, तो शायद उसकी वाइफ 40 साल की थी। एंथनी रॉबिन्स तब 20-22 साल का था। सोचो, 3 बच्चे की माँ से शादी किया, 2 साल उनकी शादी चली, फिर पटा नहीं तो 12 साल उनका कोर्ट केस चला, 12 साल तक। और बाद में उसने डाइवोर्स दिया और नई लड़के से शादी किया जिसका नाम शेज है। उनके साथ मेरा फोटो है, मैं कभी दिखाऊंगा, टोनी रॉबिन्स जी की वाइफ। जी जी और गुरु। मैंने उनके साथ ऐसे हक करते हुए फोटो निकाला, और मेरी वाइफ ने देखा तो हैरान हो गए, गुस्सा कर रही है, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम किसी की बीबी के साथ ऐसे हक करते हुए फोटो निकालते हो। मैं भी टोनी रॉबिन्स के साथ ऐसे जाके निकालूंगी, मैं जाके दिखा मुझे, है। मगर उनको कोई ऐसा नहीं है, मैं पब्लिक के बीच में उनके साथ निकाला था ऐसा, उनकी वाइफ को ऐसे हक करते हुए फोटो। तो अमेरिकन कल्चर में ये सब बुरा नहीं माना जाता है, यहाँ बुरा माना जाता है। धीरे धीरे वो लोग ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि ये कोई बड़ी बात नहीं होती है ऐसा। अभी मैं स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क जा रहा हूँ, वहां भी ऐसा है। मैं गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। कहते हैं जी कि शादी के बाद भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाती है और साथ में सोते भी है ऐसा, और उसका हस्बैंड माइंड भी नहीं करता है। और पूछते हैं कौन है, तो बोले मेरी वाइफ का पहला बॉयफ्रेंड है, तो दे आर हैविंग गुड टाइम, ऐसा बोलते हैं। तो ये तो वहां से आगे का कल्चर है। तो धीरे धीरे ये सोशल मीडिया उसकी वजह से हम देखते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल वो अमेरिकन कल्चर, वो स्वीडन का कल्चर, ये आएगा, उसको रोक नहीं सकते। उसकी वजह से डाइवोर्स रेट बढ़ते जा रहे हैं, जैसा जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल। और मैंने देखा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, सॉरी, डाइवोर्स का मेन रीजन ही ये अफेयर्स है, जो बढ़ते जा रहे हैं। 45% डाइवोर्स रेट है। मैं इंग्लैंड बहुत बार गया हूँ, तो इंग्लैंड में मैंने देखा 90% डाइवोर्स रेट है। इंडियन की बात कर रहा हूँ, यूरोपियन को तो पता नहीं है मुझे, मगर इंडियन को ज्यादा मिलता हूँ। 90% डाइवोर्स रेट है वहाँ पे। तो यहाँ भी कभी ना कभी 90% डाइवोर्स रेट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड जैसी लाइफस्टाइल होगी। तो अच्छा, इंग्लैंड के राजा की रानी डायना, आपको मालूम है, अपने जी बॉयफ्रेंड के साथ घूमती थी और मरी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। राजा की रानी डायना, प्रिंस चार्ल्स की वाइफ, है ना। तो वो इंग्लैंड का कल्चर है वहां। मगर उसके सोच लो कि इंग्लैंड का राजा की रानी बॉयफ्रेंड लेके और कंट्री में जाती है, और उसको कोई पड़ी नहीं है उसकी।
अमेरिका का भी यही कल्चर है, वो जो एक दिन इंडिया में आएगा ये आप रोक नहीं सकते इसको, बिल्कुल। मैं तो तो कहता हूँ इसमें हमारे ट्रेनर सर कुछ भूमिका निभा सकते हैं डाइवर्स रेट को कम करने के लिए, कुछ वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए, जो गुनी गुरु प्लेटफॉर्म आपने बनाया है, जो मेरे जैसे 2000 ट्रेनर आपने पैदा किए हैं कि सर कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग होती है काउंसलिंग के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू उन रिश्तों को बचाया जा सकता है, उनके अंदर वो वैल्यूज को इंस्टॉल किया जा सकता है। जो पहले का हमारा भारत था, आप उसी मुकाम के ऊपर निकले हैं सर, उसी मुहिम के ऊपर निकले हैं कि अभी आने वाले टाइम में तो और ज्यादा, जैसे आपने बताया कि जैसे अमेरिका का, लंदन का कल्चर कल्चर जो हमारे देश के अंदर आएगा तो और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा चैलेंजेस आएंगे कि जब वो चीजें घटना यहाँ पे घटने लगेंगी तो एकदम से हस्बैंड हो या वाइफ हो दोनों सहन ही नहीं कर पाएंगे कि वो झटका जो ना इतना जोर का उनको लगेगा यहाँ पे, तो सहन नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे जो गुरुजी आपने पहल किया कि यहाँ पे ट्रेनर होने चाहिए, एक रियल वैल्यूज जो उनके जीवन में ऐड कर सकें, वैल्यूज के साथ में जीवन को जी सकें, तो आगे डाइवर्स रेट को रोकने के लिए, हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा जबरदस्त काम किया है। और गुरुजी मैंने कई सारे चीजें, आपको हो सकता है कि ना मालूम हो, आपके स्टूडेंट्स जिन्होंने आपकी सिर्फ वर्कशॉप अटेंड किया है उनको प्रधानमंत्री जी ने अवार्ड दिया है, प्रधानमंत्री जी ने लंच पे इनवाइट किया है। मैंने शायद एक बार आपसे बात भी करवाई थी, ट्विंकल कालिया दिल्ली की जो लड़की है, मोदी साहब ने स्पेशल फोन करके उनको लंच के ऊपर इनवाइट किया कि मैं आपके साथ में लंच करना चाहता हूं। क्यों? वो लड़की पिछले कई सालों से दिल्ली में फ्री एम्बुलेंस सेवा चला रही है अपने हस्बैंड के साथ में। और वो लड़की बोलती है कि एक बार मेरे को स्तन कैंसर हुआ था तो मैंने सर की वर्कशॉप अटेंड किया और वहां से मैं रिकवर हो गई, मैं ठीक हो गई। फिर उनको हाइपेटाइटिस बी हुआ, हाइपेटाइटिस बी होके एम्स के डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था कि इसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, अभी तक हाइपेटाइटिस बी जिसको हुआ है वो ठीक नहीं हुआ, इसको रिकवर नहीं हुआ। लेकिन फिर से वो लड़की जो ना वहां से रिकवर कर गई। अमिताभ बच्चन जी ने उनके साथ 15 मिनट बात किया, एनडीटीवी वाले आए हुए थे, उनका कवरेज किया, रेडियो मिर्ची ने उनका प्रोग्राम चलाया। और राष्ट्रपति जी ने, कोविंद साहब थे जब हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने स्पेशल उस लड़की को जो ना पुरस्कार दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो लर्निंग आपकी वर्कशॉप से मिली है गुरुजी, तो उनके जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। ये तो एक एग्जांपल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया, ऐसे पता नहीं आपके कितने स्टूडेंट्स, कितने व्यक्ति जिन्होंने आपकी वर्कशॉप अटेंड किया है वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे हैं। तो रियली में गुरुजी आपने ये बहुत अच्छा काम शुरू किया। और ये आज ये जो सपना कभी ना कभी मैं सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सन 2008 के अंदर आपकी मेरे को एक डीवीडी मिली थी, प्रेरणा का झरना, जिसके ऊपर आपने बात किया, तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि गुरुजी का मैंने वर्कशॉप अटेंड करना है। तो ऐसे संजोग बने, दिल्ली के अंदर मैंने आपकी वर्कशॉप अटेंड किया, फिर टीटीपी करने का मन किया तो टीटीपी करके आया। और कभी मैं ये मानता था कि गुरुजी कभी ये इस प्रकार से आशीर्वाद दे दें प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर, तो मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं सक्सेस हो गया हूं। आज से ही मैं अपने आप को मानना शुरू कर दिया है कि मैं रियल में अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गया हूं। गुरुजी आप आए, आपने जो आशीर्वाद दिया, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सर मेरे पास में हैं जिन व्यक्तियों ने आपकी वर्कशॉप के माध्यम से तो मेरे को जानने का मौका ही मिला कि उनके सारे टेस्टिमनी मैंने देखी है कि कितने सारे लोगों की जीवन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इवन मैंने आपसे सीखा, और एक लड़का है विनय गोयल करके, केरला के अंदर त्रिवेंद्रम में वो कलेक्टर है अभी फिलहाल, तो उन्होंने डिस्कस किया कि सुरेंद्र सबकॉन्शियस माइंड से ये चीजें हो सकती हैं क्या। मैंने आपका एक वो कोट था जो आप हर जगह पे बताते थे कि मेरे भाई मेरे से छोटे थे, मैंने उनको आईएएस बनने के लिए माइंड की प्रोग्रामिंग करवाई, जाने अनजाने में तो वो प्रोग्रामिंग हो गई उनकी, और हंसमुख हड़िया जी जो ना आईएएस बने और मोदी साहब के जो ना नवरत्नों के अंदर वो शामिल रहे। तो वही टेक्निक मैंने जो आपसे सीखी थी गुरुजी, वो मैंने विनय के साथ में डिस्कस किया। वो 3 बार इंटरव्यू दे चुके थे, एग्जाम में एक बार फेल हुए, एक बार पास हुए। इंटरव्यू था जब ये पूरा मैंने आपसे जो सीखा था वर्कशॉप से, वो मैंने उनके साथ में डिस्कशन किया, तो उन्होंने इंप्लीमेंट किया। तो वो जो ना आईएएस में सेलेक्ट हुए, और उनका मेरे को फोन आया कि सुरेंद्र मैं प्रॉपर आईएएस बन गया हूं, केरला कैडर में चाहता था, केरला मेरे को मिला है। फिर उन्होंने इसी टेक्निक को आगे किया जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप बताते हैं। उन्होंने केबीसी खेलने का सोचा कि मेरे को अमिताभ बच्चन के पास में जाना है, तो उसी टेक्निक का प्रयोग करके कि सिर्फ मुझे पैसा नहीं कमाना, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मेरे को सिर्फ अमिताभ बच्चन साहब के पास में पहुंचना है उस पे। तो वो केबीसी के अंदर गए, पहले आईएएस ऑफिसर थे जब से केबीसी चल रहा है जो कोई आईएएस ऑफिसर गया है वहां पे सर, और उन्होंने 12.5 लाख रुपए वहां से जीत कर लेकर आए। तो रियली में सर ये बहुत जबरदस्त तकनीकें आपने सिखाई हैं, बताई हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा सर, मैंने पूरी हर जगह पे देखा, दिल्ली है कहीं पे भी है, कोई भी 100 करोड़ का जिसका बंगलो है वो आपके फ्रेंड हैं, 1000 करोड़ की अभी आपने एक पोस्ट जो ना
किया था, पोस्ट किया था, आप उनके घर में उनके साथ में डिनर कर रहे थे। तो मतलब सर ये कल वो अहमदाबाद में मिल रहा है मुझे, कल अहमदाबाद आ रहे हैं। 60,000 करोड़ का उनका प्रॉपर्टी है। 60 60,000 60। 60,000 करोड़। कल तो हमारी मीटिंग है। गुरुजी मैंने हर जगह पे देखा है, दिल्ली के अंदर जब वर्कशॉप होती हैं, 5 स्टार के होटल के मालिक हैं जिनके रॉयल रॉयल्स के अंदर वो व्यक्ति आते हैं, लेकिन इतना जबरदस्त कनेक्शन गुरुजी, उसके पीछे का सीक्रेट मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ कि कैसे आप जो ना इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग बना लेते हैं किसी के साथ में भी एक मुलाकात के अंदर। इवन मैंने यहाँ तक देखा कि वो व्यक्ति बोलता है कि जब भी आप दिल्ली आए तो हमारे घर में रुकिएगा। एक फैमिली रिलेशन आपका उनके साथ में डेवलप हो जाता है। और बड़े बड़े, ना सिर्फ यहीं पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके मतलब हजारों करोड़ का, जैसे 60,000 करोड़ के आपने बताया कि वो आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। उन सभी के साथ में सोशल मीडिया पे आपने पहले सही काम नहीं किया हो, लेकिन रियली में जो बोलते हैं ना कि असली धन होता है आदमी को कमाना, कि अगर आपने आदमी को कमा लिया, आपने उसको अपना बना लिया, तो वही आपका रियल धन है। बाकी सारी चीजें बाई प्रोडक्ट आ जाती हैं। तो गुरुजी आपने अपने जीवन के अंदर रियली में मैंने ये चीज देखा है कि आदमी कमाए हैं आपने, और वो आपके साथ में चाहे 40 साल पुराना रिश्ता है, आज भी आपके साथ में कनेक्टेड है। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है गुरुजी, वो मैं जानना चाहता हूं आपसे। तो मुझे भी पता नहीं। जैसे जीडी गोयल साहब है दिल्ली में, मेरे 20 साल पुराने फ्रेंड है और कंटिन्यूअसली मुझे दिल्ली में प्रमोट करते रहते हैं। अभी एनीवे मैं नेक्स्ट मंथ आ रहा हूँ दिल्ली, गुड़गांव में मेरा प्रोग्राम है, मैं आपको बताऊंगा। तो जो आपने बोला ना पीएम को मिली थी जो लेडी जी जी, एम्बुलेंस ट्विंकल वाली, कालिया जी। हाँ तो अगर उनके पास समय है तो उनके साथ एक मीटिंग करेंगे, लंच या डिनर मीटिंग ऐसे मिलेंगे। तो उनको बता के रखना मेरी जी डेट। जी एक दो दिन में मुझे पता चल जाएगी मेरी दिल्ली की डेट। तो गुड़गांव में मेरा प्रोग्राम है, तो वहाँ पे तो हम कहीं ना कहीं मिलेंगे। मैं एक दिन और रुक जाऊंगा उनको मिलने के लिए पैसे। हाँ, नहीं मुझे भी नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है कि लोग मेरे से दोस्ती करते हैं। जैसे डायमंड वाले, डायमंड किंग है दोनों सूरत के, मेरे स्टूडेंट रहे, मेरे दोस्त है। मोदी साहब मुझे पर्सनली नाम काम और मेरे गोल से जानते हैं, नाम काम और गोल से। तो ये सब मुझे भी नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरा छोटा भाई जो आईएएस की बात की, अभी मोदी साहब ने उसको जिम्मेदारी दी है चीफ एडवाइजर टू सीएम ऑफ गुजरात। हमारे भूपेंद्र पटेल है उसके चीफ एडवाइजर है, ये अभी जिम्मेदारी नहीं दी है। यानी पूरी गुजरात गवर्नमेंट मेरा छोटा भाई की एडवाइस से चलता है। तो ये माइंड पावर का इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है ना? कि एक ही जी जी। पूरी एडवाइस कमेटी नहीं, एक ही आदमी को जिम्मेदारी दी है कि तुम इसको एडवाइस करो कैसे गुजरात गवर्नमेंट चलानी है। तो ये माइंड पावर से होता है। और मुझे मालूम नहीं है कि क्या मेरे में ऐसी क्वालिटी है कि लोग मेरे से दोस्ती करते हैं। मैं मेहनत करता हूँ दोस्ती टिकाने का। एक बार कोई अच्छे दोस्त बन गए तो मैं कंटिन्यूसली कोशिश करता हूँ कि हमेशा दोस्त रहे ऐसे। जैसे गोयल साहब को जानते हो, मेरे 20 साल से फ्रेंड है, 20-25 साल से। ऐसे बहुत सारी जगह पे पुराने पुराने दोस्त है। ऐसा है, तो आई डोंट नो क्या रीजन है। अच्छा लगता है मुझे, है ना? नहीं, अच्छा तो लगता है सर। आपने फ्लैशबैक में जाके कभी जैसे एनालाइज करने की कोशिश किया हो कि ये कौन सी क्वालिटी है, और ये आपकी ट्रेनिंग का भी हिस्सा हो सकती है आगे? जैसे कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके अच्छे दोस्त बने, नहीं, अच्छी जो ना लाइफ हो उसकी। लोग कहते हैं कि आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन आते हैं, वो ऐसे लोग कहते हैं। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो फील नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि आपके साथ रहने से पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होते हैं। वो जो ये है गोविंद भाई धोड़किया करके, सूरत के डायमंड मर्चेंट, जो आज दुनिया के टॉप 5 डायमंड मर्चेंट में है, जिनका $1 बिलियन का बिजनेस है, $1 बिलियन का डायमंड का। उनका भी वीडियो मैं दिखाता हूँ कई बार। वो भी बोलते हैं कि डॉक्टर अढ़िया को मिलने से मैं पॉजिटिव हो जाता हूँ। कितना बड़ा आदमी है, डायमंड किंग है। वो भी वीडियो में है मेरे पास, जो मैंने दिल्ली के प्रोग्राम के लिए बनाया था। एक बार दिल्ली में चित्रलेखा करके हमारा मैगजीन है, उनका वहाँ पे साव ऑडिटोरियम में प्रोग्राम था, वो उनके लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्या है कि लोग मेरे साथ दोस्ती करते हैं, बट एनीवे लोगों को पता होगा। ऐसा है। तो बाय इंटेंशनली सर आप ऐसा विजुलाइज करते हो, या ऐसी प्रोग्रामिंग आपने ऐसा किया है कभी सर? नहीं हो जाता है ऐसा कुछ। मैं नहीं विजुलाइज तो करता हूँ नेचुरली। अच्छे दोस्त किसको पसंद नहीं है? अच्छे दोस्त किसको पसंद नहीं है? और देखिए मैं अभी बम्बई गया था, जिनके घर पे रुका था वो मेरे पुराने स्टूडेंट है, जी गुरु जी। जिनके घर पे रुका था वो। और अचानक मुझे मूड आया तो मैंने बम्बई का एक मेरा नया प्रोग्राम था उसमें इनवाइट किया उनको। उन्होंने इमीडिएटली मुझे फोन किया कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा, एक साथ पे आप मेरे घर पे रात को रुकोगे? मतलब कोई बात नहीं, चलो रुकूंगा। मैं 5-7 साल के बाद तो उनको मैसेज भेजा कि मेरा बम्बई में प्रोग्राम है। देखिए कनेक्शन बैठ गया, मैं भी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।
पिछले 5 सालों में हमारे बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, मगर उनको लगता था कि डॉक्टर ये बहुत अच्छे इंसान है, तो हमारे घर पे आए तो हमें अच्छा लगेगा। तो उसने शर्त रखी कि मैं आपके प्रोग्राम में ये शर्त पे आऊंगा। बोला ठीक है, आप प्रोग्राम में आओ, वहां से सीधा मैं आपका घर पे आऊंगा। तो मेरा सैटरडे नाइट को प्रोग्राम था, मैं सैटरडे या संडे नाइट को प्रोग्राम था, उनके रात घर चला गया, ऐसा रहता है। तो आई तो डोंट नो। हम्म। गुरुजी, एक चीज मैं चाह रहा हूं कि देखो, आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत पुराने हैं और आपका एक्सपीरियंस भी काफी है, और आपकी जो मतलब फिटनेस है वो जबरदस्त है गुरुजी। टोनी रॉबिन्स हो, चाहे उनकी उम्र भी आपसे कम है काफी, बाकी भी कोई भी व्यक्ति, आज भी आप 50 पुशअप निकाल लेते हो। 73 के अंदर भी आप तो अपने वर्कशॉप के अंदर खुला चैलेंज करते हो कि मेरे साथ में आइए, मैं 50 पुशअप आपको लगा के दिखाता हूं, अभी कोई लगा सकता है भी क्या? करता हूँ। ये 10 साल पहले की बात है, जब मैं 62 63 का था, तब मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में एक बार करके दिखाया था। मैंने सबको पूछा चलो मेरे साथ पुशअप की कंपटीशन करो, सब मेरे से छोटे थे, और मैंने करके दिखाया था। 30 पुशअप किया था वो टाइम पे, मैंने नॉन स्टॉप 30 पुशअप किया था आफ्टर 60। अभी अभी नहीं होता है, इतना नहीं होता है, बट बाकी सब एक्सरसाइज करता हूँ मैं, ऐसा फिट रहता हूँ, आप देख सकते हैं कि परफेक्ट मेरा शेप में बॉडी रहता है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ उसके लिए। तो गुरुजी, हमारी जो इंडस्ट्री है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि मैं सौरव गांगुली जी से मिला था अभी लेटेस्ट, और मैंने भी आपसे जो सीखा, इंडिया, एशिया, इंटरनेशनल, वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये 5 सर्टिफिकेट आए। जो आपने सिखाया था उस ज्ञान को मैंने इंप्लीमेंट किया, और वो चीज़ें होती चली गई, मेरे साथ में भी होती जा रही हैं सर। तो ये बहुत ज़बरदस्त है सर हमारी इंडस्ट्री। और मैंने एक ही चीज़ समझ में आई, हर किसी के पास में जो भी निकल के आता है वो कहीं ना कहीं बताता है कि उनके जीवन में किसी गुरु का रोल रहा है, कोई ना कोई उनके जीवन में। आज मॉडर्न साइंस के हिसाब से लाइफ कोच बोल देते हैं, कोच बोल देते हैं हम, लेकिन पहले के टाइम पे हमारे जो धार्मिक गुरु होते थे उनको हम फॉलो करते थे। तो आज भी मतलब, आज कोई व्यक्ति सक्सेस हो रहा है तो उसके अंदर कोचिंग का, प्रॉपर गाइडेंस का बहुत बड़ा जो ना रोल है, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति बना है। तो गुरुजी, मैं चाह रहा हूं कि जैसे फिल्म इंडस्ट्री थी, एक टाइम के अंदर उस इंडस्ट्री को कोई भी भाव नहीं दिया जाता था। उस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति जाता था तो बोलते थे कि ये नोटंकी वाले हैं, नचनिया वाले, उनको वैल्यू नहीं दी जाती थी। लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग थे, उन्होंने उसके अंदर काम किया, उसको एक संगठित किया। आज हर पेरेंट्स का सपना होता है कि हमें किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले व्यक्ति के ऑटोग्राफ मिल जाए, उनके साथ में फोटो खिंचवाने का मौका मिल जाए। आज बात करते हैं तो हिंदुस्तान में एमएलएम इंडस्ट्री का भी कुछ साल पहले यही जो ना सीन था, वहां पे लोग जाना पसंद नहीं करते थे। बट सुरेंद्र वत्स जी जैसे एक व्यक्ति आए, उन्होंने पूरे सभी एमएलएम की कंपनियों को इकट्ठा करके एक मंच के ऊपर वो लेके आए, और उन्होंने एथिक्स के साथ में काम करना शुरू किया। उसकी इमेज को उन्होंने सुधारा है सर। तो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन बनाया, स्पेशल एक बॉडी बनाई, उस बॉडी के तहत में कानून रिलीज करवाए उन्होंने। तो आने वाले टाइम में सर, मैं ये चाह रहा हूं कि आप उसकी नींव रखें, आप उसके कर्णधार बने, कि एक ऐसी जैसे फिल्म इंडस्ट्री बनी, आज जैसे एमएलएम इंडस्ट्री के लिए कानून बने हैं, उसको संगठित किया गया है सिस्टमेटिकली तरीके से, हम ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करें, और वो पैसिव इनकम के रूप में एक दूसरे का, हमारे को जैसे एमएलएम के अंदर होता है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर होता है, वो एक कारवां हमारा जुड़ता चला जाए, बनती चली जाए। एक अलग से इमेज हो हमारी इंडस्ट्री की, जैसे आज फिल्म इंडस्ट्री की एक अलग इमेज है, आज जैसे एमएलएम के अंदर वत्स साहब ने एक अलग इमेज डेवलप किया है। मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी ट्रेनिंग इंडस्ट्री की भी एक इस प्रकार की इमेज, क्योंकि आप के साथ में, मोदी साहब के साथ में भी लिंकअप हैं, बाकी हर जगह पे बिजनेसमैन के सब भी टाइप है, तो आपको उस प्रकार की कोई भी चैलेंज नहीं आएगा। तो वो लोग आगे आकर इस प्रकार की, हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग की इस प्रकार की इंडस्ट्री बने जो सम्मानित हो। जहां आज हम बोलना चाह रहे हैं कि आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आइए, 10वीं का बच्चा, 12th का बच्चा ट्रेनर बन सकता है, लेकिन वही चीजें जब ऊपर से सरकार की तरफ से या एक इंडस्ट्री की तरफ से आएगी, वो मान सम्मान जब वहां पे मिलेगा। आज एमएलएम को इसलिए वैल्यू मिलने लगी क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर अपने कोर्सेज को लागू करवा दिया। तो आपने भी वही बात बोली कि अगर हमारी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलना शुरू हो जाए, हम इस प्रकार से जो ना रजिस्टर्ड हो जाएं, सरकार उसको जो ना ठप्पा मार के दें, जो हमारी नॉलेज है और सरकार का ठप्पा उसके साथ में लगता है यूनिवर्सिटी का, तो एक बहुत बड़ा काम जो ना हो सकता है सर। सही बात है। देखिए, गुरु गुरु जो बनाया उसके लिए यही प्रयास है। अभी 70 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और मेरा एक जमाने में सपना था कि मुझे सभी ट्रेनर को जोड़ना है हिंदुस्तान के लेवल के। तो धीरे धीरे कोशिश चालू है, हमारे साथ सभी लोगों का गुडविल है। एक जमाने में मेरा स्टूडेंट स्नेह देसाई मेरा कंपटीटर हुआ करता था, अब हम अच्छे दोस्त भी है, मिलते हैं,
बातें करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट में साथ में है, तो पहले जो कंपटीशन का स्पिरिट था वो अभी नहीं रहा है, ऐसा नहीं रहा है। तो मेरी इच्छा है कि जैसे डॉक्टर्स एसोसिएशन रहता है, इंजीनियर्स एसोसिएशन रहता है, तो ऐसा हमें भी एक एसोसिएशन बनाना चाहिए, ट्रेनर्स एसोसिएशन, तो जो मेरे से हो सकता है क्योंकि मैं काफी ट्रेनर से कनेक्टेड हूँ। और धीरे धीरे गुनी गुरु बढ़ता जाएगा, तो मेरा ये भी एक गोल है, करूंगा मैंने कभी कि हाँ एक सर, ऐसा। एक एसोसिएशन बन जाए सर, उसका कुछ चार्ज हो, उसका सर्टिफिकेट मिल जाए, जो अथराइज हैं, जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सही जगह से किया हुआ है, वो एनालाइज करके उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाए। और एक संगठन में बड़ी ताकत होती है गुरुजी, हम मिलके संगठित होकर अगर काम करेंगे तो और जल्दी रिवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। है तो मेरे गुरुजी माइंड में। मैं बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतना कीमती समय थैंक यू। निकाला और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आगे माय आपका नाम रोशन करें, आगे बढ़े गुरुजी। थैंक यू, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। आशीर्वाद थैंक यू मेरा। गुरु, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। बाय। पूरी टीम हमारी श्री कृष्णा मानस शक्ति केंद्र की डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी का हार्दिक अभिनंदन करती है कि सर हमारे पास में लगातार पिछले 1 घंटे से जुड़े हुए थे और सर ने आकर एक बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर किया है इस मंच के माध्यम से कि सर आए, सर ने अपनी पूरी नॉलेज हमारे साथ में शेयर किया, डिस्कस किया। दिल की गहराइयों से मैं गुरुजी का धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि गुरुजी की जो भी विजन बोर्ड के अंदर एज है, उस एज तक बिल्कुल स्वस्थ जिए। 73 के अंदर गुरुजी 3 घंटे लगातार योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जॉगिंग करते हैं। परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, यही हम इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करते हैं। थैंक यू गुरुजी, आज आपका आशीर्वाद मिला है, निश्चित रूप से हम भी सने देसाई जी की तरह ग्रो करेंगे आपका आशीर्वाद पाकर। धन्यवाद, कोटि कोटि नमन है गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमन।